हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमें ये पढ़ना होता है बच्चों कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाता है और अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर जाकर वो डिपॉजिट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous or molten state। ठीक है बच्चों, एक्वस का मतलब कि इसका हमने एक्वस सोल्यूशन लिया है, वाटर में इसका सोल्यूशन लिया है। मोल्टेन का मतलब होता है बच्चों कि हमने इसकी फ्यूज्ड स्टेट ली है, मतलब हमने इसको हीट करके मेल्ट कर दिया है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं जनरली, एसिड के सोल्यूशन, बेस के सोल्यूशन या बच्चों सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस। दो सब्सटेंस विच आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और बेसिकली एसिड बेस और सॉल्ट के सॉल्यूशंस जो होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बेसिकली हमें यही देखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका ऑपरेटर्स कैसे होता है। तो इसका ऑपरेटर्स बच्चों ये है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कुछ इस तरीके से होता है। दो इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक एनोड है एक कैथोड है। ठीक है बच्चों, कैथोड जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जस्ट ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है, चेंजेस टू केमिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज होती है। हमें इलेक्ट्रिसिटी को अलग से बाहर से सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए हमने बैटरी लगा दी यहाँ पे। एक इसका जो इलेक्ट्रोड है, ये जो रॉड्स लगी हुई है बच्चों, ये इलेक्ट्रोड है। इतना आप लोग आई थिंक पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो ये जान लो। ये जो दो रॉड्स लगी हुई हैं, एक रॉड हमारी ये लगी हुई है, एक रॉड ये लगी है, एक रॉड ये लगी है। ये दोनों रॉड्स को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये दोनों रॉड्स को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये एक टैंक है जिसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोलते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन भर दिया जाता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट ही डिकम्पोज होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। तो होता क्या है, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक रॉड इसमें नेगेटिवली चार्ज हो जाती है जिसको हम कैथोड बोलते हैं, एक रॉड इसमें नेगेटिवली चार्ज हो जाती है जिसको कैथोड बोलते हैं, और एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है जिसको हम एनोड बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोड विच वन इज मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच। तो ध्यान रखना, कैथोड इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। कैथोड कैसा होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हो सकता है कि इस बार आपके टर्म 1 में एमसीक्यू में पूछ दिया जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। ओके, तो होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कोई ए बी टाइप का सॉल्ट डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये डिकम्पोज हो रहा है ए प्लस और बी माइनस में। तो ये रॉड हमारी नेगेटिवली चार्ज है, ये पूरी रॉड हमारी नेगेटिवली चार्ज है। तो जो ए प्लस बनेगा वो यहाँ पे जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और जा करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा बच्चों। ठीक, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। और जो बी माइनस होता है बच्चों, वो इस पॉजिटिव रॉड के पास चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा।
इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक, और यहाँ पर जाकर के ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। अगर ये सॉलिड है तो यही डिपॉजिट हो जाएगा, अगर ये गैस के फॉर्म में डिपॉजिट होगा तो ये निकल जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, कोई सॉल्ट, उसका एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट हम डालते हैं इसमें, एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसको, फिर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। कैसे पास करते हैं, बाहर से बैटरी लगा करके पास करते हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, स्पेशली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो इलेक्ट्रोड वर्क करता है, मतलब रिएक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रोड ऐसे सिलेक्ट करते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। हालांकि जो ऐसे भी सेल बनाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जनरली जो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं जनरल केस में, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको समझने के लिए बच्चों, माइकल फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपने लॉज दिए जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ, जिससे हम बहुत इजीली इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को या इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो माइकल फैराडे को सारा क्रेडिट जाता है इनका, इस सेल के लिए सारा क्रेडिट माइकल फैराडे को जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों ये क्या होता है, देखो पहले तो ये समझ लो, बड़ा सिंपल सा लॉ है। ये कहते हैं आप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे दोगे, जितना ज्यादा इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा ये सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। मतलब quantity of substance deposited at any electrode is directly proportional to the charge supplied to the electrode। जितना चार्ज सप्लाई करोगे उतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। कॉमन सी बात है, बेसिक सी बात है भाई, कोई इंसान जितना खाना खाएगा उतना काम करेगा, है ना। चलिए तो इसका स्टेटमेंट मैं आपको लिखा देता हूँ, बहुत इजी स्टेटमेंट है, याद करने की भी जरूरत नहीं लगेगी आपको। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस deposited at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed। जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे, जितना ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करोगे, ठीक है ना, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। ठीक है बच्चों, तो सीधी सीधी बात है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब आपको Q पता है, Q क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, W इज इक्वल टू ZIT। बच्चों आपको पता है कि Q चार्ज होता है जिसकी यूनिट कूलॉम होती है, I आपका करंट है, I आपका करंट है, इसकी यूनिट आपकी एम्पियर होती है ना। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर्स। T आपका टाइम है, जिसको हम लोग यहाँ पे सेकंड में लेंगे, ठीक है ना बच्चों। Z क्या होता है, तो बच्चों Z होता है यहाँ पर, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है।
तो ये बेसिक सा रूल है कि W क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, W क्या है वो भी लिख लीजिए आप, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। W क्या है बच्चों, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। कितना डिपॉजिट हो रहा है वो डिपेंड करेगा कितना आपने चार्ज सप्लाई किया है। बहुत आसान है, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत छोटे होते हैं बच्चों जैसे। देखिए अब जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल, हमारे पास मोल्टेन NaCl है। NaCl लिक्विड में लिख देता हूँ, एक्वस लिखता तो इसका मतलब होता है कि वाटर को, वाटर में डिजोल्व किया गया है NaCl को, ठीक है ना। मोल्टेन का मतलब क्या है, NaCl को मेल्ट कर दिया गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये हमारा कैथोड है, कैथोड हमारा ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये कैथोड, ये एनोड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों। तो NaCl जब हम डालेंगे तो हम जानते हैं NaCl कैसे ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में, ठीक है। तो बच्चों ये जो Na+ है यहाँ पर जाकर के इस तरीके से डिपॉजिट होगा ऐसे, और यहाँ पर ये Cl- ऐसे डिपॉजिट होगा। ये देखिए गैस के फॉर्म में ये डॉट डॉट बना दिए हुए यहाँ पे फिगर में बने हुए, इसका मतलब ये गैस है। आपको मालूम है कि Cl जो होता है Cl2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे जरूरी बात ये कि रिएक्शन हमें देखनी है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना एट कैथोड, कैथोड पर हमेशा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है। कैसे, देखो कौन जा रहा है कैथोड पर, Na+ जा रहा है, Na+ जा रहा है कैथोड के पास जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल एटम के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ये डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। एट एनोड क्या होता है बच्चों, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, दोनों ही सेल में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा बच्चा, Cl- है, Cl- क्या करेगा वहां पर जाकर के, ये आपका बन जाएगा Cl, और इलेक्ट्रॉन एक आपका निकल जाएगा। बच्चों एक चीज और भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये आपका प्राइमरी चेंज है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। होता क्या है, एक Cl पहले तो डिपॉजिट हुआ, फिर ये जो एक Cl है ना, ये दूसरा जब Cl डिपॉजिट होगा तो उसके साथ मिल करके Cl2 गैस बना देगा। मतलब एनोड पर क्या रिलीज हो रहा है बच्चों, Cl2 गैस। तो ये सेकेंडरी चेंज है, ये क्या है आपका, ये प्राइमरी चेंज है, और ये क्या है बच्चों, ये सेकेंडरी चेंज है, ये, ठीक है। मतलब जब Cl- एटम, एक एटम जा करके न्यूट्रल एटम बनता है तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट बना, और जब वो प्रोडक्ट कलेक्ट होकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज होता है तो वो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सेकेंडरी रिएक्शन। तो दिस इज सिंपल रिएक्शन ऑफ मोल्टेन NaCl, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई भी आयन, सिंपल सी बात है बच्चों, दो रॉड देखनी है आपको, दो इलेक्ट्रोड देखने हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। कोई भी आप सॉल्ट डालोगे सोल्यूशन में, जो भी आपके प्लस माइनस आयन होंगे, अब इसमें भी कंपटीशन होता है, अगर एक से ज्यादा पॉजिटिव या एक से ज्यादा नेगेटिव है तो कौन सा जाएगा, कौन सा पहले रिड्यूस होगा, वो भी हम लोग अभी देखेंगे, कौन सा पहले ऑक्सीडाइज होगा ये भी अभी अब हम देखेंगे, ये भी आगे पार्ट आएगा, ठीक है। If more than an ion या more than one cation are present in the solution, then which ion will reduce first या which ion will oxidize first, ये अलग पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, उसमें देखेंगे। तो बच्चों ये आपका कैटायन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाकर के ये रिड्यूस होगा, और ये एनायन यहाँ पर आकर के ऑक्सीडाइज होगा। ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो दिस वाज फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि जितनी आप क्वांटिटी चाहते हो उतना ही आपको चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जितना चार्ज सप्लाई करोगे उतनी ज्यादा क्वांटिटी डिपॉजिट होगी, ठीक है। और हमने देखा कि W इज इक्वल टू बच्चों ZIT होता है, W इज इक्वल टू ZIT होता है, यहाँ पे I एम्पियर में और T सेकंड में होता है, ठीक है। अगर हम Z की बात करें बच्चों, अगर I हमारा 1 हो जाए और T हमारा 1 हो जाए, मतलब 1 एम्पियर की करंट हम सप्लाई करें 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक हम 1 एम्पियर की करंट को सप्लाई करेंगे बच्चों, तो W इज इक्वल टू Z होगा। मतलब 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकंड तक सप्लाई करने पर जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है जी। चलिए इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग फैराडेज सेकंड लॉ पे। फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए ये लॉ ऐसा है जो आपको क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या कहते हैं, देखिए
कहते हैं when same quantity of when same quantity of electricity is passed through different through different electrolytic solutions electrolytic solutions connected in series connected in series the weights of the substances produced at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weight. Chemical equivalent weights. ठीक है ना? पहले तो आप इसको नोट करिए बच्चों, फिर देखिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं कि जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि हमने दो यहाँ पर दो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक हमने लिया हुआ है CuSO4 का और एक हमने लिया हुआ है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, हमने दो सॉल्यूशंस लिए, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो क्या होगा, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? ये कहते हैं वेट ऑफ Cu डिपॉजिटेड अपॉन weight of Ag deposited is equal to equivalent weight of copper upon देखिए जैसे मैग्नीशियम होता है हमारे पास में, तो इसका इस पर +2 चार्ज होता है, मास 24 होता है, 24/2 कर देंगे 12 आ जाएगा। तो मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 12 हो गया। एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, मास 27 होता है, बाई 3 कर देंगे, 9 हो गया केमिकल इक्विवेलेंट वेट। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत ईजी होता है ये। आइए आपको फिगर दिखा देता हूँ किस तरीके से इसका फिगर होता है और कैसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये देखिए, ये पूरा इसका सेटअप है। हमने यहाँ पे 3 सॉल्यूशन लिए, NaCl, CuSO4, AlCl3। कितना वेट डिपॉजिट होगा ये डिपेंड करेगा इनके इक्विवेलेंट वेट पर। ठीक है बच्चों, कि इक्विवेलेंट वेट मेटल का कैसे है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जनरली हम लोग यूज करते हैं 1 फैरेड की वैल्यू। 1 फैरेड कितना होता है? 1 फैरेड होता है बच्चों 96500 कूलम। वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96485, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग ये लेकर के चलेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब ये क्या होता है बच्चों? दिस इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरा,
तो ये जो निकल के आएगा दिस इज 1 फैरेड। 1 फैरेड इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये क्या है भाई? देखिए समझिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बेसिक यूनिट है। आप ऐसे समझिए, अगर हमारे पास Na प्लस है 1 मोल, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 मोल है, तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जा करके ये रिड्यूस होगा, कंप्लीटली सॉलिड में चेंज होगा। मतलब हमें क्या चाहिए था? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हमने इसको 96, हम क्या कह सकते हैं, देखिए समझिएगा, हम ये बोलेंगे कि जब हमने Na प्लस को, जब हमने Na प्लस को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, तब ये Na सॉलिड में चेंज हुआ। या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब हमने सोडियम आयन को 1 फैरेड चार्ज दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले या 1 फैरेड बोले, एक ही बात है, 1 फैरेड ऑफ चार्ज दिया, तब जाकर के ये Na प्लस Na सॉलिड में चेंज हुआ। या फिर बच्चों हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब हमने इसको 96500 कूलम चार्ज दिया, तब ये इसमें चेंज हुआ, क्योंकि तीनों बात एक ही है। 1 मोल मतलब 96500 कूलम। अच्छा ये बताओ, अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, तो मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। मैग्नीशियम को ध्यान से सुनना, यही समझने वाली बात है। इतना समझ में आ गया ना, तो बच्चों न्यूमेरिकल बहुत जल्दी होंगे, फटाफट इसके। देखो समझो, मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमें 2 फैरेड चाहिए, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैरेड, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैरेड के बराबर। ये भी तो बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल ऑफ फैरेड चाहिए। ये भी तो बोल सकते हैं हम कि हमें 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज चाहिए, तब जाके 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल सॉलिड मैग्नीशियम में चेंज होगा बच्चों। ये भी तो बोल सकते हैं ना। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है। अब एल्यूमिनियम के केस में कितना चाहिए बताओ जी? बिल्कुल 3 फैरेड चाहिए, 3 फैरेड चाहिए, या 3 इंटू 96500 कूलम चाहिए, एक ही बात है। तो यही चीज बच्चों इसमें समझनी होती है, ठीक है ना। यही चीज इसमें समझनी होती है कि कितने कूलम हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बेसिक स्टोशियोमेट्री लगेगी, मोल कॉन्सेप्ट आपका बेसिक वाला लगेगा। उतना अगर आपको आता है तो आप ये मान के चलिए बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एक यहाँ पर इजी सा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, आप खुद से भी इसको ट्राई करिएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? ये आपसे पूछा गया है बच्चों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमने चार्ज टोटल कितना सप्लाई किया। हमें क्यू निकालना होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। और हम ये जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ZIT, है ना। तो या W इज इक्वल टू, हमने ये भी पढ़ा है, W इज इक्वल टू ZQ, है ना जी। तो हमें सबसे पहले Q निकालना होगा। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। आई हमारा कितना था बच्चों? 1.5, है ना। और T कितना है हमारा? तो T है बच्चों, कह रहा है 10 मिनट। तो 10 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 900 कूलम। क्यों कितना आ गया? 900 कूलम। अब समझिएगा यहाँ से CuSO4 को देखो। CuSO4 बच्चों कैसे एग्जिस्ट करेगा? CuSO4 जो होगा ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा,
Cu+2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो आप ये देखोगे कि अगर हम एक मोल कॉपर को रिड्यूस करेंगे तो हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों। यहाँ पे कितना चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 बोले तो 2 इंटू 96500 कूलम चाहिए। अगर हम इतना चार्ज सप्लाई करेंगे तब ये 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, है ना। तो देखिए जी, अच्छा 1 मोल का मास कितना है बच्चों? कॉपर का मास, अब यहाँ पर देखो दिक्कत है, आपको मास नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे पता हो जाएगा। कॉपर का बच्चों मास होता है 63.5 ग्राम, ठीक है। अब देखो जरा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई करें तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होता है, मतलब 2 इंटू 96500 कूलम सप्लाई करने पर डिपॉजिट होता है बच्चों 63.5 ग्राम। इसका मोलर मास है ना कॉपर का, ये 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। तो बच्चा लोगों 900 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड हमने लगा दिया है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 900 इंटू 63.5 ग्राम अपॉन 2 इंटू 96500, ठीक है। इसको जब बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.296 ग्राम। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोशिश करिएगा एनसीईआरटी की और प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, मॉडर्न एबीसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, ठीक है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज्यादा इसमें होता नहीं है। और अगर आपको ये याद रहेगा कि 1 मोल डिपॉजिट करने में कितना यूज हो रहा है, बस चार्ज देखिएगा, चार्ज के अकॉर्डिंग निकल आएगा कूलम आपका, और आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत इजी होता है। जैसे किसी एटम का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सपोज आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसी एटम का, तो क्या करेंगे बच्चों? उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास अपॉन चार्ज। उस एटम पे कितना चार्ज है, मतलब कोई एटम कितना पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है वो, या नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, वो अपॉन में चार्ज लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सोडियम का, तो हमें पता है सोडियम +1 बनाता है, कितना हो जाएगा? इसका मास होता है 23 अपॉन 1 कर देंगे, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 23। मैग्नीशियम का निकालना है, कितना हो जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम का हो जाएगा 24/2, ये कितना हो जाएगा? 12। एल्यूमिनियम का निकालना है हमको, सपोज एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 27/3, ये कितना हो जाएगा? 9, ठीक है ना। तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया। सपोज आपको H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, एसिड का निकालना है बच्चों, तो इसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या हो जाएगा? इसमें कितना H+ ये रिलीज कर रहा है, कोई एसिड कितना H+ रिलीज कर रहा है, इसकी बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी इसकी 2 है, तो अपॉन में बेसिसिटी रखते हैं, बेसिसिटी 2 है तो कितना हो गया? 49, इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। किसी अगर सॉल्ट का निकालना है तो हम लोग कैटायन या एनायन का जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल चार्ज ऑफ एनायन, उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे NaCl का वेट है 58.5, अपॉन में क्या करेंगे? +1 कर देंगे, अपॉन में 1, क्यों? क्योंकि इस पे कैटायन पे भी 1 चार्ज है, एनायन पे भी 1 चार्ज है, टोटल चार्ज देखते हैं, अपॉन 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 58.5 हो गया, ठीक है ना। जैसे कॉपर है, आपसे कॉपर का पूछ लिया जाए तो कॉपर क्या +2 बनाता है, 63.5 इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 31.75, ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई एटम है तो उसमें जो जितना वो चार्ज फॉर्म करता है, जैसे ये सॉरी एल्यूमिनियम +3 होता है, ठीक है ना, मैंने +1 लिख दिया था, तो अपॉन में उसके चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। एसिड होता है तो उस केस में उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं। सॉल्ट होता है तो टोटल कैटायन अपॉन टोटल एनायन कर देते हैं। और कोई बेस होता है तो उसकी एसिडिटी से, जैसे कि NaOH है, इसकी एसिडिटी कितनी है? वो एक OH माइनस रिलीज करेगा, तो इसकी एसिडिटी 1 हो गई। इसका मास कितना होता है? 40 अपॉन 1 कर देंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 40 हो गया। तो एसिड के केस में अपॉन बेसिसिटी कर देंगे, बेस के केस में अपॉन एसिडिटी कर देंगे, सॉल्ट के केस में अपॉन में टोटल कैटायन या टोटल एनायन कर देंगे। और अगर कोई एटम है तो सिंपल उस पर जितना चार्ज होता है उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। बस ये सिंपल सी टेक्निक है जिससे हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट को, ठीक है बच्चों।